हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिसर्च के बारे में, सोशल रिसर्च के बारे में, उसका अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषता और अनुसंधान के क्या उद्देश्य हो सकते हैं और अनुसंधान के क्या क्या चरण होते हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का अर्थ क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे कि सोशल रिसर्च क्या होता है। तो रिसर्च की जब भी हम बात करते हैं तो ये जो रिसर्च वर्ड है इसको पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे बना है। तो रिसर्च वर्ड बना है री प्लस सर्च से। री प्लस सर्च, री का मतलब होता है बार बार या दोबारा, और सर्च का मतलब होता है खोज करना। तो जब हम किसी भी तथ्य की या किसी भी घटना की उसके संबंध में हम बार बार खोज करने की कोशिश करते हैं क्रमबद्ध तरीके से, तो वो चीज़ कहलाती है रिसर्च। ठीक है, बार बार क्रमबद्ध तरीके से खोज करना वो क्या कहलाएगा? रिसर्च कहलाएगा। अब क्रमबद्ध शब्द जो ये है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वैज्ञानिक विधि को काम में लाते हुए, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए हम खोज करते हैं, तभी वो चीज़ रिसर्च कहलाएगी। तभी वो जो प्राप्त ज्ञान है उसको हम कहेंगे रिसर्च किया गया है। तो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए, वैज्ञानिक विधि क्या हो गई? जहाँ पर हम अवलोकन, प्रयोग, परीक्षण, निरीक्षण, इन सभी को एक क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करते हुए उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। तो जहाँ भी वैज्ञानिक विधि के द्वारा बार बार हम एक क्रमबद्ध तरीके से खोज करते हैं, निष्कर्षों को निकालते हैं, तो वो ज्ञान कहलाता है रिसर्च या फिर अनुसंधान। अब समझिए कि सोशल रिसर्च क्या है। तो रिसर्च आपने जान लिया, रिसर्च प्राकृतिक विज्ञान में भी होता है और सामाजिक विज्ञान में भी होता है। तो जब प्राकृतिक विज्ञान में हो गया तो वो हो गया रिसर्च, और जब वो सामाजिक विज्ञान में उसका प्रयोग किया जा रहा है तो वो कहलाएगा सोशल रिसर्च। तो सोशल रिसर्च का मतलब हुआ सामाजिक समस्या का क्रमबद्ध अध्ययन, क्योंकि समाज से संबंधित कर रहे हैं तो सामाजिक समस्या कोई हो गई हमारे पास, और उसको हम क्रमबद्ध तरीके से वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए उसकी स्टडी करेंगे, तो वो कहलाएगा सामाजिक अनुसंधान या फिर सोशल रिसर्च। ठीक है, जैसे कि समाज में समस्या है बेरोजगारी की, और आपको उसके कारण, उसका निवारण से संबंधित कुछ भी आपको जो ज्ञान है वो प्राप्त करना है, तो वो हो गई आपकी समस्या। और उसके संबंध में आप जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे, निरीक्षण परीक्षण करेंगे, और फिर जो भी क्रमबद्ध तरीके से जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा वो कहलाएगा कि सामाजिक अनुसंधान। तो सामाजिक समस्या का क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है सोशल रिसर्च। परिभाषा की बात करें अगर हम, तो कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बारी पूछी गई हैं, जो कि आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात अभी मैं बता दूं, ये जो भी मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी इसके नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि टाइम कम है आपके पास। अभी आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है और 1 मंथ पहले आपको नोट्स नहीं बनाने चाहिए, बल्कि जो भी पढ़ो उसको लर्न करने की, उसको सही से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो समझने पे बल दीजिए, और जो थोड़ा बहुत याद करने वाली चीज़ें हैं तो उनको याद करने पे जोर दीजिए, और बहुत ज़्यादा लिखने पे फोकस मत करिए। तो समझते हुए चलिएगा। तो C.A. मोज़र बहुत ही फेमस थियरिस्ट रहे हैं। इनकी बुक का नाम है सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, ये इनकी पुस्तक है C.A. मोज़र की। इन्होंने परिभाषा दी है सामाजिक अनुसंधान की। सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए अध्ययन को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इसको समझिए, क्या कहा इन्होंने कि सामाजिक समस्या और घटना, उसके संबंध में अगर हमको कुछ नया जानना है, कोई नया ज्ञान प्राप्त करना है, तो
तो उससे संबंधित अगर हम कोई स्टडी करते हैं, कोई अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाएगा सामाजिक अनुसंधान। अगली परिभाषा की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है जो कि कई बार पूछी गई है। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक है पीवी यंग की, और इन्होंने ही परिभाषित किया है सामाजिक अनुसंधान को कि सामाजिक शोध नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित पद्धति है। अब इनकी अगर परिभाषा को आप ठीक से समझोगे तो इन्होंने सामाजिक अनुसंधान को एकदम से पूरी तरीके से उसकी एक बृहद परिभाषा दी है। जो सीए मोजर थे उन्होंने सिर्फ इसमें क्या रखा कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया अध्ययन, और ये क्या कहते हैं, नवीन तथ्यों की खोज तो हम कर ही रहे हैं, साथ में जो पुराने तथ्य हैं उनका भी सत्यापन करेंगे, और जो तथ्य हैं तथ्यों के बीच में क्या क्या संबंध हैं हम उनकी भी खोज करेंगे, जो घटनाओं के पीछे के कारण हैं हम उनको भी जानेंगे, और उनके पीछे के जो नियम हैं उन नियमों को खोज करने की भी हम कोशिश करेंगे, उनको जानने की भी हम कोशिश करेंगे। तो ये एक सुनियोजित यानी क्रमबद्ध तरीके से सुनियोजित पद्धति है, पहले से ही उसका सारा कुछ प्लान होता है और फिर उसी के बेस पे हम अध्ययन करते हैं। अच्छा, ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए एक एक वर्ड जो की टर्म मैं बोलती हूँ वो भी याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि डेफिनेशन याद करने में आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो सीए मोजर के में आपको क्या की टर्म पकड़नी है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया अध्ययन, और पीवी यंग के में आपको कौन सी की टर्म पकड़नी है, नवीन तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों का सत्यापन। ठीक, ये दो की वर्ड आपको पकड़ने हैं। फीचर इनकी पुस्तक का नाम है डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। इन्होंने भी सामाजिक शोध को परिभाषित किया है कि किसी समस्या को हल करने अथवा उपकल्पना का परीक्षण करने अथवा नई घटना को खोजने के लिए नई पद्धति का प्रयोग करना सामाजिक अनुसंधान है। अब इन्होंने क्या बात कर दी कि समस्या हल करने के लिए, तो ये व्यवहारिक जो अनुसंधान है उससे कुछ हद तक बात कर रहे हैं, क्योंकि समस्या हल वहीं पर होता, तो समस्या को हल करने के लिए या फिर उपकल्पना का परीक्षण करने के लिए, ये थोड़ा सा सैद्धांतिक हो गया, या फिर नई घटना क्या क्या हो रही हैं उनकी खोज के लिए नई पद्धति का प्रयोग करना। तो यहाँ पर आपको कौन सी कीवर्ड पकड़नी है, समस्या हल करना या उपकल्पना का परीक्षण, कौन है, फीचर। ऐसे कीवर्ड पकड़ते हुए चलिएगा, वरना फिर एग्जाम में आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है थिंकर में जब डेफिनेशन पूछ लेता है। अगली जो फेमस डेफिनेशन है वो है बोगार्ड्स की। ये इस बार अभी यूपीएचएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें पूछी भी गई है। इन्होंने कहा कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज, ये ही सामाजिक अनुसंधान है। जो एक साथ रह रहे हैं लोग, यानी एक समुदाय हो चाहे वो एक समाज हो, तो उनके जीवन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं कार्यरत है, क्रियारत है, जो अंतर्निहित छुपी हुई जो प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं क्रियाशील रहती हैं सामाजिक जीवन में, एक अनुसंधान में इन्हीं की खोज की जाती है। ये किसका मानना है, बोगार्ड्स का। ठीक, इसके अलावा रेडमैन एंड मॉरी, जिनकी पुस्तक कल मैंने आपको बताई थी, पुस्तक का नाम है रोमांस ऑफ रिसर्च। इन्होंने कहा कि नवीन ज्ञान प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को हम अनुसंधान कहते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं रेडमैन और मॉरी और साथ में आपके सीए मोजर। तो सीए मोजर ने कहा नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और इन्होंने पीवी यंग ने कहा नवीन तथ्यों की खोज पुराने तथ्यों के सत्यापन के लिए, और फिर आपके जो रेडमैन एंड मॉरी हैं यहाँ पर आपको कीवर्ड पकड़ना है नवीन ज्ञान प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास। कौन सा वर्ड है, प्रयास, इन्होंने एक अलग से जोड़ दिया। तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है, ये आएगा तो रेडमैन एंड मॉरी हो जाएगा। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध परिभाषा है जो कि है विटने की। इन्होंने कहा है सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, एक मानव समूह या फिर कह लो एक समुदाय या समूह या उसका समाज के अंदर, वृहद करोगे तो समाज हो जाएगा। तो
उसके अंदर जो संबंध हैं हम उनका अध्ययन करते हैं सामाजिक अनुसंधान में, ये मानना है व्हिटने का। ठीक है, तो ये हो गई परिभाषाएं। अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं की। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो सामाजिक अनुसंधान जो होता है ये सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ऐसे नहीं है कि हम किसी भी तरीके से कुछ भी कोई भी मेथड यूज़ करते हुए हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान तभी वो कहलाएगा जब उसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होगा। तो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। अब वैज्ञानिक अध्ययन पे एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी कि वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है और सामाजिक अनुसंधान में उसका प्रयोग किस हद तक किया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं है, इसके पक्ष में क्या तर्क है, इसके विपक्ष में क्या तर्क है, इन सब पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है सामाजिक अनुसंधान में। दूसरी चीज, सामाजिक जो घटनाओं में छुपे हुए नवीन तथ्य हैं उनकी खोज की जाती है और जो पुराने तथ्य जो हमें पहले से ज्ञात हैं उनका सत्यापन किया जाता है। सपोज कि समाज में कुछ भी प्रचलित है तो वो चीज़ हमें पहले से ज्ञात है, तो हमको उनका सत्यापन करना है कि यदि ऐसा लोग बोल रहे हैं तो क्या वो चीज़ सत्य है या फिर कोई सिद्धांत है। सपोज दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है, हमें वो पहले से ज्ञात है, तो अब हम उसका सत्यापन कर सकते हैं कि क्या जो उन्होंने सिद्धांत दिया था वो वाकई समाज पे लागू होता है या नहीं लागू होता। तो पुराने तथ्यों का सत्यापन कर सकते हैं और नए तथ्यों की खोज, तो नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन। तथ्यों के मध्य संबंधों का अन्वेषण। जो सामाजिक अनुसंधान है वहाँ पर जो सामाजिक तथ्य हैं उनके बीच क्या क्या संबंध पाए जाते हैं, किस तरीके से वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं ताकि जो व्यवस्था है वो बनी रहे, हम इसका भी स्टडी करते हैं। तो तथ्यों के मध्य जो संबंध है उनकी भी हम खोज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उनकी भी हमको अनुमानित जानकारी सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त होती है। जैसे अभी के टाइम में हमने कोई स्टडी करी तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगामी वर्षों में संभावित तौर पर ऐसा हो सकता है। जैसे परिवार से संबंधित कोई प्रवृत्ति है, हम देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार का ह्रास हो रहा है, एकाकी परिवार बढ़ रहे हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगामी कुछ वर्षों में संयुक्त परिवार की जो संख्या है वो काफ़ी घट जाएगी, ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। तो भविष्य में होने वाली घटनाओं की अनुमानित जानकारी भी हमें सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त होती है। इसके अलावा भौतिक घटनाओं की भांति ही जो सामाजिक घटनाओं के पीछे जो नियम होते हैं उनकी भी हम खोज करते हैं, क्योंकि जैसे आप कॉम्ट को पढ़ते हो तो उन्होंने क्या कहा था कि नियमों की खोज, समाज को बनाए रखने वाले, उसको चलाने वाले नियमों की खोज करना ही समाजशास्त्र का उद्देश्य है। तो सामाजिक घटनाओं के पीछे जो नियम होते हैं उनको हम जानने की कोशिश करते हैं ताकि सामाजिक व्यवस्था को सही तरीके से हम बनाए रख सके, उसको सुचारू रूप से चलाए रख सके। इसके अलावा अनुभाविक जो सामाजिक अनुसंधान होता है ये एक अनुभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि हम खुद जाकर के अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण करते हैं और अनुभव करते हैं। तार्किक प्रक्रिया है क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही तर्क के आधार पर हम निष्कर्षों को निकालते हैं। तो अनुभाविक और तार्किक दोनों ही प्रक्रिया है, दोनों ही विशेषताएं सामाजिक अनुसंधान की हैं। तो ये तो हो गई विशेषताएं। इसके बाद जान लीजिए सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो मुख्यतया दो भागों में बांट सकते हैं हम सामाजिक अनुसंधान को कि क्यों करते हैं, आखिर क्यों हम रिसर्च करते हैं। तो उसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। पहला होता है शैक्षणिक और दूसरा होता है व्यवहारिक। शैक्षणिक में क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मतलब सिर्फ जहाँ पे हमको किसी समस्या समाधान से हमारा कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको सिर्फ नॉलेज चाहिए, वो चाहे समाज का भला करे बुरा करे, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। तो इसको नवीन ज्ञान प्राप्त करना, पुराने तथ्यों का सत्यापन, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। इसको आप कह सकते हो सैद्धांतिक जो उद्देश्य है, ये क्या हो गया हमारा सैद्धांतिक, अर्थात हम सिर्फ सिद्धांतों का निर्माण करेंगे और हम इसमें अच्छाई बुराई, समाज की भलाई, ये सब नहीं सोचेंगे।
तो सिर्फ सैद्धांतिक उद्देश्य हो जाएगा कि ज्ञान हमें बस प्राप्त हो। व्यवहारिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? समाज में कोई समस्या है तो एक समाजशास्त्री होने के नाते आपका उत्तरदायित्व है कि आप उन समस्याओं के समाधान का जो विकल्प है वो ढूंढने की कोशिश करें। तो समस्या समाधान के लिए जहाँ भी हम करते हैं तो वो हो जाएगा व्यवहारिक। व्यवहारिक में आपका आ जाता है एक्शन रिसर्च भी और स्वयं व्यवहारिक रिसर्च भी। तो जहाँ भी हमने कोई अध्ययन किया और समाज की समस्या को सुलझाने के लिए उसको अप्लाई कर दिया, तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो वो व्यवहारिक कहलाएगा। जैसे कि दहेज प्रथा बहुत बढ़ रही है, हमने एक रिसर्च किया और उसके कारणों को हमने जाना और फिर निवारण के उपाय भी हमने सुझाए और उसको अप्लाई करने की कोशिश की सोसाइटी पे, तो ये हो जाएगा समस्या समाधान या व्यवहारिक उद्देश्य। तो एक होता है सैद्धांतिक या शैक्षणिक और एक होता है व्यवहारिक उद्देश्य। 2 उद्देश्य होते हैं। अब जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं नेट के एग्जाम में, नेट जेआरएफ के एग्जाम में, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का आता है, वो है अनुसंधान के चरण। यहाँ आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ का जो ये नंबर होता है बिल्कुल फ्री का होता है, बिल्कुल एक बार समझ लीजिए फिर आपका कभी गलत नहीं होगा। तो इसको समझिए। सबसे पहले अनुसंधान में हम समस्या का चुनाव करते हैं। जब तक समस्या ही नहीं होगी, हमारे पास विषय ही नहीं होगा, समस्या चुनाव या इसको बोल सकते हैं विषय का चुनाव, वहाँ पे एग्जाम में अलग अलग दे देता है वर्ड। तो कई बार विषय का चुनाव दे देगा, वो भी एक ही बात है, समस्या दे देता है तो भी एक ही बात है। अच्छा, यहाँ पर कई बार बहुत ही कंफ्यूज करने के लिए ऐसे डाल देता है समस्या को अनुभूत करना, तो वो भी आपका पहला ही चरण होगा, क्योंकि जब तक हम समस्या को अनुभूत नहीं करेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो समस्या का चुनाव, समस्या को अनुभूत करना, विषय का चुनाव, ये एक ही चीज़ है, यही सबसे पहले आएगा अनुसंधान में। तो सबसे पहले समस्या हमने चूज कर ली कि हम किस विषय पे स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमको महिलाओं पर स्टडी करनी है, उनकी शिक्षा से संबंधित स्टडी करनी है, तो हमारे पास समस्या आ गई। अब हम क्या करेंगे कि किस क्षेत्र में अध्ययन करना है। ऐसा तो नहीं कि हम पूरे भारत में करेंगे या पूरी यूपी में करेंगे, तो हमको एक क्षेत्र चुनाव करना पड़ेगा। तो एक एरिया चुन लिया और उसमें से हम किन किन लोगों का कहाँ कहाँ से हम जो है सैंपल वगैरह कलेक्ट करेंगे, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे कर लिया। तो क्षेत्र चुनाव हो गया। अब ये हो गया, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास समस्या है, तो उससे संबंधित क्या किसी ने पहले स्टडी की हुई है। अगर किसी ने कोई अध्ययन किया हुआ है तो हम उस पे जा कर के पहले देखेंगे कि उन्होंने इस पे कैसे अध्ययन किया है, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले हैं। तो जो भी संबंधित साहित्य है उसकी हम स्टडी करेंगे। वुमेन पे स्टडी कर रहे हो तो जितने भी लोगों ने वुमेन पे स्टडी पहले से कर रखी है उनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं हम उनकी स्टडी करेंगे, ताकि हमारे दिमाग में एक आइडिया लग सके कि एक्चुअल में क्या क्या होता है। तो संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लिया। अब थोड़ी बहुत हमको नॉलेज यहाँ पे आ गई, संबंधित साहित्य पढ़ लिया ना, तो थोड़ा बहुत नॉलेज आई। तो अब हम अपने दिमाग में एक उपकल्पना बनाएंगे, एक काम चलाऊ उपकल्पना बना ली कि शायद ऐसे ऐसे होता होगा, या हमने बना लिया कि नारियां अशिक्षित हैं क्योंकि पुरुष उन्हें पढ़ने नहीं देना चाहते, ऐसा कुछ भी फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो एक उपकल्पना बना ली हमने, तो उपकल्पना बनेगी। संबंधित साहित्य के अध्ययन करने के बाद क्या बनेगा? उपकल्पना। उसके बाद फिर विधि और उपकरणों का चुनाव कि हम किस विधि से अध्ययन करेंगे। हम अवलोकन करेंगे जा करके, या हम प्रश्नावली भेजेंगे, हम अनुसूची का प्रयोग करेंगे, किस विधि का करेंगे, किस उपकरण का करेंगे। गुणात्मक विधियां हैं, परिमाणात्मक विधियां हैं, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। गुणात्मक विधि, परिमाणात्मक विधि और उनका कैसे प्रयोग करेंगे, सब कुछ इसका हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे 5वें चरण पे। अब ये सब कुछ हो गया, तब फिर हम क्या करेंगे? अवलोकन के द्वारा तथ्यों का संकलन करना शुरू करेंगे। तो तथ्य संकलन यहाँ पे आ जाएगा। संकलन कर लिया हमने, हमारे पास तथ्य आ गए, तो उनको हम वर्गीकृत करेंगे। वर्गीकृत हो गए तो उसके बाद हम संपादन करेंगे, फिर सारणीयन करेंगे, उसके बाद उनका सत्यापन करेंगे और फिर विश्लेषण, और अंत में आएगा संदर्भ सूची। ये क्वेश्चन कई बार बहुत पूछा गया है कि संदर्भ सूची कहाँ पर होती है, तो अंत में होगी। और जो चित्र तालिकाएं वगैरह होती हैं तो वो मुख्य जो भाग होता है उसी में रहेंगी। और फिर लास्ट में हो जाएगा कि जो भी हमने रिसर्च किया है उसका हम प्रकाशन करें। तो कई बार ऐसे पूछ लेता है, समस्या चुनाव दे देगा, फिर संबंधित साहित्य का अध्ययन
और फिर तथ्य संकलन, उसके बाद वर्गीकरण दे देगा, और वर्गीकरण के बाद फिर संपादन या दे देगा, या फिर सत्यापन दे देगा, या फिर कई बार ये दोनों नहीं देगा तो फिर ये विश्लेषण दे देगा, और उसके बाद निष्कर्ष और फिर संदर्भ सूची। तो ऐसे ऑप्शन दे देता है। तो ऑप्शन कोई भी दे, आप ये वाले चरण अच्छे से याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो जिस पे हमने सामाजिक अनुसंधान के बारे में जाना। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम वैज्ञानिक विधि के बारे में जानेंगे, उसका कैसे प्रयोग करते हैं, उससे संबंधित कुछ कुछ परिभाषाएं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।